नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में, जिसे हम अस्थमा बोलते हैं। दोस्तों आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये बीमारी हमारे देश में बहुत कॉमन हो चुकी है, दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे देश में जो पॉल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ये 100 मिलियन लोग, लगभग 100 मिलियन लोग इस बीमारी से हर साल ग्रसित रहते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। ये किस कारण होता है और इसके होने के क्या क्या लक्षण हैं, इसमें होने के बाद हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे और ये किस कारणों से ये डेवलप होता है। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा कुछ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए और उसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं डॉक्टर रवि, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एयर पाइप या ट्रेकिया कह लीजिए, ये वाला, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन की वजह से जो एयर पाइप या विंड पाइप ट्रेकिया है वो नैरो हो जाता है बिल्कुल, और उस जगह स्वेलिंग हो जाती है। इन सिचुएशन की वजह से वहाँ पे जो म्यूकस होता है उसका प्रोडक्शन होने लगता है और वो वहीं पर इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों ये COPD के डिजीज़ में आता है, मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से चल रहा है उसे क्रॉनिक, और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आपको पता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। पल्मोनरी मतलब कि लंग्स हुआ, फेफड़े में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अगर लंबे समय से चल रहा है तो इसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर बोलते हैं। और जो अस्थमा होता है वो एक्यूट, मतलब कि तुरंत से डेवलप नहीं होता है, ये लंबे समय से धीरे धीरे करके ये डेवलप होता है। दोस्तों अगर हम कारणों की बात करें तो पहला जो होता है वो जेनेटिक में, अगर मम्मी पापा या फिर नाना नानी में अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोबेबली चांस रहता है कि आपको भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि होगा ही। कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि अगर मम्मी पापा में है या नाना नानी में है तो डेवलप हो सकता है बच्चे में। अगर वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो उस कंडीशन में भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। जैसे निमोनिया हुआ, और निमोनिया हुआ बच्चों में, तो ये फ्लू हुआ, तो इस कंडीशन में ये पॉसिबल रहता है कि अस्थमा डेवलप हो जाए। कुछ लोगों में एलर्जिक कंडीशन रहती है, जैसे डस्ट से एलर्जी है, कोल्ड से एलर्जी है, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल है परफ्यूम की उससे एलर्जी है। कुछ लोगों में एलर्जिक स्किन डिजीज़ के बाद भी कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उसमें अस्थमा डेवलप हो रहा है। इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि सिटीज़ के बच्चों में देखा गया है कि वो अपना हाइजीन एकदम मेंटेन करके रखते हैं, अपने फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन कभी जब उनको अपने फेवरेबल कंडीशन से बाहर जाना होता है तो उस कंडीशन में उनको कफ कोल्ड होने के चांस रहते हैं। कुछ डिजीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि उनको अस्थमा डेवलप हो रहा है, जैसे कार्डियक फेलियर हुआ या एलर्जिक राइनाइटिस हुआ। ऐसे बहुत से केस में देखने को मिला है कि अस्थमा डेवलप हो रहा है। दोस्तों अब इसके लक्षण या सिम्टम्स के बारे में बात कर लें तो इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, या फिर अगर वो क्रिकेट खेल रहा है या फिर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगा, मतलब कि वो लंबी और गहरी सांस नहीं ले सकता, वो छोटी छोटी सांस लेगा, और अगर उसकी सांस फूल रही है तो उसके कारण भी उसे घबराहट महसूस होगी, चेहरा पूरा लाल हो जाएगा और पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। एक्सरसाइज भी कर रहा है तो उसमें भी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगी, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ही हमारे शरीर में जाता है।
दोस्तों अगर आप उस पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगाकर आप सुनेंगे तो उनमें वीजिंग साउंड जैसा आपको महसूस होगा, मतलब सी की आवाज़ आएगी, जैसे सीटी बज रही हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आज मैं जो आपको कॉम्बिनेशन ये बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैं अपने 95% पेशेंट को ये मेडिसिन देता हूँ और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी उनको देता हूँ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहली मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा। दोस्तों ये मेडिसिन लंग्स का टॉनिक जैसा बोला जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण अगर उसकी सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटलिस के बारे में। दोस्तों ये मेडिसिन टॉप मेडिसिन मानी जाती है अस्थमा पेशेंट के लिए। इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहती है, मतलब सांस लेने में उसे बहुत दिक्कत होगी। इसमें पेशेंट का जो म्यूकस होता है, इसमें हमें वो म्यूकस पस जैसा दिखाई देता है, येलोस डार्क कलर में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी मेडिसिन है क्रिंडेलिया रोबस्टा। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो लेट नहीं पाता। अगर पेशेंट को अस्थमेटिक कंडीशन है, पेशेंट अगर अस्थमेटिक कंडीशन में है, तो अगर वो लेटेगा तो उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, ब्रीथलेसनेस फील होगा उसे। अगर ये कंडीशन है तो ये मेडिसिन उस पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथी सेनेगा भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट ओल्ड एज में है तो उसे, अगर अस्थमेटिक कंडीशन है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। दोस्तों ये चारों मेडिसिन का आप किसी एक खाली बॉटल में इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए, उसको सेक करके रख लीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में, गुनगुने पानी में आपको लेना है। सुबह दोपहर शाम इसको लेना है। पर याद रहे, अगर इस मेडिसिन के लेने की आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कुछ खाना या पीना नहीं है। अगर आपको अस्थमेटिक जो कंडीशन है वो अगर सीवियर है तो इस मेडिसिन का आप हर घंटे से 5-6 बार आप ले सकते हैं। और अगर रिलीफ मिला तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर दीजिएगा। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, दोनों दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना भी न भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही होम्योपैथिक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बी हेल्दी, बी सेफ।